नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। यूपी के प्रवासियों के लिए सीएम योगी का प्रयास। राज्य सरकारों से मांगी है यूपी के प्रवासी कामगार श्रमिकों की जिलेवार सूची। सीएम ने कहा अब तक आ चुके हैं 7 लाख प्रवासी कामगार श्रमिक। प्रदेश सरकार राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों को लाना चाहती, जो राज्य सरकार सूची उपलब्ध करा रही है उन्हें लाने की व्यवस्था हम दे रहे हैं। यूपी आने वाले प्रत्येक कामगार का स्किल डेटा तैयार किया जा रहा है। कामगारों को आज 20 ट्रेनें और लेकर आएंगी। कल 25 से 30 ट्रेनें प्रवासी श्रमिक कामगारों को लेकर यूपी पहुंचेगी। जिला प्रशासन को निर्देश, सभी से सहानुभूति पूर्वक सम्मानजनक व्यवहार रखें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के सभी कामगार श्रमिकों को लाना चाहती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें यूपी के प्रवासी श्रमिकों की जनपदवार सूची उपलब्ध करवाएं। जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही है उन्हें लाने की व्यवस्था हम दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से प्रवासी कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं और 30,000 से ज्यादा प्रवासी और कामगार अपने राज्य में वापस लौट चुके हैं। गुजरात से 24 ट्रेनें पहुंची थी। इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से 30,000 से ज्यादा श्रमिक एक सप्ताह के भीतर लाए गए हैं। सीएम योगी ने कहा प्रत्येक कामगार को खाद्यान्न, 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी हम दे रहे हैं। और विक्रम हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। विक्रम, सरकार की प्राथमिकता है कि तमाम राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को वापस सरकार लेकर आए और इसी को लेकर रोड मैप भी बिल्कुल साफ हो चुका है। विक्रम, आप हैं क्या हमारे साथ? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से प्रयास करेंगे। देखिए, राज्य सरकारें जो भी सूची उपलब्ध करा रही हैं उन राज्यों में ट्रेन और बसेस के जरिए कामगार श्रमिकों को अपने राज्य में वापस बुलाने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं सीएम योगी। और बिहार की बात हो, हरियाणा की बात हो, गुजरात की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, इन राज्यों से अब तक हजारों की तादाद में श्रमिक कामगार वापस लौट भी चुके हैं। उनका भरण पोषण भत्ता भी उनके खातों तक पहुंचाया जा रहा है, जैसा सीएम योगी ने जानकारी साझा की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जितने भी कामगार श्रमिक वापस लौट रहे हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही हैं उन्हें लाने का जिम्मा हमारे कंधों पर है। विक्रम जुड़ गए एक बार फिर से। विक्रम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल श्रमिकों को जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार अलग अलग प्रदेशों से लेकर आ रही है, उसी क्रम में लगातार जो श्रमिक हैं वो कई जगहों से आज भी प्रदेश में लाए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये बात कही है कि जिन जगहों पर भी हमारे श्रमिक फंसे हैं, जहां पर भी लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हमारी है और हम पूरी तरीके से इसका निर्वाह करेंगे। और जो भी राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही है, क्योंकि कहा यह गया है, साफ तौर पर निर्देश ये है कि प्रवासी जो श्रमिक हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हैं वो हमारे हैं, उनको पूरी तरीके से लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अब जिस प्रदेश में हैं अभी, वहां पर भी पूरी तरीके से अपने जिला शासन या शासन स्तर से संपर्क बनाए और वहां पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो, जिससे कि वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सके। तो जो सूची अलग अलग राज्यों से उपलब्ध कराई जा रही है, उनको लाने की पूरी व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। और आज भी कई जगहों की ट्रेनें, चाहे वो सीतापुर की बात हो या गोरखपुर की बात हो, लखनऊ की बात हो, आगरा की बात हो, कई जगहों पर ट्रेनें आई हैं जहां पर श्रमिकों को उतारा गया है और उनको अलग अलग बसों से उनके गृह जनपदों में भेजा गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी आज कहा है कि यूपी में आने वाले प्रत्येक कामगार श्रमिक कामगार का स्किल डेटा भी तैयार किया जाएगा कि कौन कौन से जो श्रमिक हैं वो क्या क्या काम अच्छा कर सकते हैं। उनके आधार पर उनको काम भी दिया जाएगा, जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से प्रदेश में काम कर सके, अपने ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। और लगातार जिस तरीके से जो मनरेगा के काम है या अन्य जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर, वहां पर वो अपना सहयोग दे सके, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। प्रवासी कामगार श्रमिकों को लगातार ट्रेनें लेकर आ रही हैं। लगभग 20 ट्रेन आ चुकी हैं, जिसमें कल भी 25 से 30 प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेनें आई थी। तो कई लगातार ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने भी ये चीज साफ की कि लगभग 38 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको अलग अलग प्रदेशों के लिए अनुमति दे दी गई है और वो श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ रही हैं। जी, बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे विक्रम।
खबर लखनऊ से है। लॉकडाउन के बीच भी बीजेपी संगठन के पहिए की रफ्तार बरकरार है। पार्टी प्रदेश में 1,45,00,000 बूथ अध्यक्षों से सीधे संवाद किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के हालचाल के साथ ही जमीनी फीडबैक पर भी संगठन की नजर है। आज से लेकर 14 मई तक चलेगा बीजेपी का संवाद। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी के बूथ अध्यक्षों से, संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने लखनऊ के बूथ अध्यक्षों से हालचाल जाना है। प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश, अलग अलग जिलों में बूथ अध्यक्षों से मुखातिब होने के निर्देश हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। इस सबके साथ ही सेवा अभियान जारी रखने का निर्देश। बूथ क्षेत्र में अगर प्रवासी आए हैं तो उनकी व्यवस्था में सहयोग करें। पदाधिकारियों को 10 से ज्यादा बिंदुओं का एजेंडा सौंपा गया। सभी एजेंडे पर संगठन की प्राथमिक इकाई से होगी बात। एजेंडे में केंद्र और प्रदेश सरकार के उठाए कदमों की जानकारी है। विक्रम लगातार बने हमारे साथ में। विक्रम, अब संगठनात्मक तौर पर भी तैयारी को पुख्ता किया जाना जरूरी है और इसी बात को समझते हुए अब बूथ लेवल से इस कोरोना के संकट काल में मदद ली जा रही है और उन्हें उनका एजेंडा भी सौंपा जा चुका है। जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी भी संगठनात्मक स्तर पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार बूथ स्तर पर अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रही है और साफ तौर पर निर्देशित कर रही है कि जितनी भी ज्यादा लॉकडाउन के समय पर जितनी भी ज्यादा मदद हो सके वो की जाए। वहीं पर जिस तरीके से जो एजेंडे हैं पार्टी के, उन पर भी पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। पंचायती चुनावों को लेकर भी पूरी तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। किस तरीके से चुनावों को लेकर जनता के बीच में अपना संदेश देना है और पूरी तरीके से कैसे डिजिटली किस तरीके से लोगों से संपर्क किया जा सकता है, किस तरीके से डिजिटली अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इन सभी चीजों को लेकर इस पूरी जो अभी कॉन्फ्रेंसिंग है इसमें चर्चा हो रही है। सभी लोग, लगभग जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, सभी लोग इसमें जुड़े हैं और सभी लोगों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की मदद करें। सेवा का जो कार्यक्रम लगातार संगठन स्तर पर चलाया जा रहा है उसको और बढ़ाया जाए और इस बीच में सबसे ज्यादा अपने आप को भी सुरक्षित रखने के भी निर्देश पार्टी बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं कि दूसरों की सेवा करें लेकिन अपने आप को भी पूरी तरीके से स्वस्थ रखिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से वहां पर श्रमिक जो आ रहे हैं उनके भी, उनको काम देने में, उनको आगे बढ़ाने में भी जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान देने के भी साफ तौर पर निर्देश आज इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बीजेपी संगठन के पदाधिकारी दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है। यूपी जल निगम में अभी नहीं हो सकेंगी मृतक आश्रितों की भर्तियां। सरकार ने जल निगम मृतक आश्रितों के सेवा योजन की विनियमावली की वापस और सरकार ने इस नियमावली में संशोधन से भी इनकार किया है। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते भर्तियां नहीं हो रही हैं। जल निगम के करीब 200 मृतक आश्रित ठोकरें खाने को ऐसे हालातों में मजबूर हैं। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते ही फिलहाल भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। जल निगम के करीब 200 मृतक आश्रित ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में तो सरकार ने जल निगम मृतक आश्रितों के सेवा योजन की जो भर्तियां थी उनको भी फिलहाल रोक दिया है। सरकार ने इस नियमावली में संशोधन पर भी विचार करने से इनकार कर दिया। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते फिलहाल कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसे में जल निगम के करीब 200 मृतक आश्रित ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यूपी जल निगम में अभी नहीं हो सकेंगी मृतक आश्रितों की भर्तियां। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते भर्तियां नहीं हो रही हैं। 200 मृतक आश्रित ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे हालातों में यूपी जल निगम में अभी नहीं हो सकेंगी मृतक आश्रितों की भर्तियां। सरकार ने जल निगम मृतक आश्रितों के सेवा योजन की विनियमावली को वापस किया। सरकार ने इस नियमावली में संशोधन से भी फिलहाल इनकार कर दिया है। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते भर्तियां नहीं हो रही हैं। जल निगम के करीब 200 मृतक आश्रित ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यूपी जल निगम में अभी नहीं हो सकेंगी मृतक आश्रितों की भर्तियां। सरकार ने जल निगम मृतक आश्रितों के सेवा योजन की विनियमावली को वापस किया है। सरकार ने इस नियमावली में संशोधन से भी इनकार किया। जल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण भर्तियां नहीं हो रही हैं।
असिस्टेंट डायरेक्टर आलोक राय हमारे साथ है। आलोक, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। फिलहाल होल्ड किया गया है भर्तियों को या फिर ये भर्तियां होंगी ही नहीं? देखिए, जल निगम के बारे में बताना चाहूंगा कि जल निगम इस समय ऐसा दिखा जब जल निगम जो है बहुत अच्छी स्थिति में था, बहुत उसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जल निगम जो है एक बड़ी एजेंसी के तौर पर काम करती थी। लेकिन पिछली कुछ सरकारों में जल निगम में भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर रहा, बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कारण लगातार जल निगम की आर्थिक स्थिति जो है या वित्तीय स्थिति इतनी खराब होती गई कि जल निगम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं रहा। फिलहाल जो मृतक आश्रित की भर्तियां हैं जिसपे रोक है, ये 2018 से ही लगी हुई है और उसका भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती रही है। वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा अपने कर्मचारी अधिकारियों की। इसके बाद जल निगम ने एक प्रस्ताव तैयार किया था नियमावली में संशोधन का कि जो मृतक आश्रित हैं, जो बहुत समय से परेशान है, लगभग 200 से ज्यादा मृतक आश्रित है जिनको नौकरी दी जानी है मृतक आश्रित कोटे से, वो ठोकरे खा रहे हैं, तो उनको किसी तरह से जो है नौकरी में रखे जाए, इसके लिए एक संशोधन तैयार किया था जल निगम ने, जिसको सरकार के पास भेजा गया था कि सरकार ने जो है इसको मंजूर करे, मंजूरी दे, और इसके बाद जो है तो फिर उन लोगों को जो है नौकरी दी जाए जो भी मृतक आश्रित है। लेकिन सरकार ने फिलहाल इसको वापस कर दिया है। साथ ही जो नियमावली में संशोधन था सरकार ने उसको भी जो है वापस कर दिया है। यानी फिलहाल स्थिति ये है वर्तमान में कि अभी ये रोक फिलहाल लागू ही रहेगी। मृतक आश्रित की कोई भर्ती जल निगम में नहीं की जाएगी। जो देखने वाली बात होगी कि कब सरकार इसको मंजूर करती है, कब सरकार इसकी जो है सहमति देती है कि जो मृतक आश्रित कोटे से जिनको नौकरियां मिलनी है वो जल निगम में वो मिले। लेकिन फिलहाल ऐसी अभी जल्दी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है जिसमें इन लोगों को नौकरी मिलने की गुंजाइश बने। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और नोएडा में पहला कोरोना संक्रमित विदेशी नागरिक मिला है। एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 में रहता था अफगानिस्तानी छात्र। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सेक्टर अल्फा 1 के तमाम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है और उसी निगरानी के तहत फिलहाल अल्फा 1 को सील कर दिया गया। बिजनौर में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित निजी डॉक्टर के परिवार में नया केस मिला है। बिजनौर में कुल कोरोना पॉजिटिव केस हुए हैं 11। डीएम की ओर से जानकारी दी गई। वहीं बदायूं की महिला बरेली में निकली कोरोना पॉजिटिव। ऑपरेशन लाने के लिए बदायूं से बरेली निजी हॉस्पिटल में आई थी महिला। सिद्धार्थनगर में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस मिला है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 हो गई है। कन्नौज में पुराने संक्रमित मरीज की रिपोर्ट फिर आई है पॉजिटिव। तो देखिए किस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लगभग 3000 आंकड़ा अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कोरोना संक्रमण का। इस बीच जहां 1500 के करीबन लोग रिकवरी मोड पर भी आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ अब भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस बार अल्फा 1 में रहने वाला एक अफगानिस्तानी विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से अल्फा 1 को सील कर दिया गया। नोएडा में पहला कोरोना संक्रमित विदेशी नागरिक पाया गया है। एक निजी यूनिवर्सिटी का छात्र है और अब उस छात्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया और ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 को सील किया गया है, क्योंकि अल्फा 1 में ही अफगानिस्तानी छात्र रहा करता था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सेक्टर अल्फा 1 को सील कर दिया गया। वहीं बिजनौर की बात करें तो वहां पर भी एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया है। बदायूं के अंदर भी एक और केस पॉजिटिव आया। कोरोना से मृत निजी डॉक्टर के परिवार में मिला है नया केस। वहीं बिजनौर में कुल कोरोना पॉजिटिव केस अब 11 हो चुके हैं। तो जनपदों में अब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बदायूं की महिला बरेली में निकली कोरोना पॉजिटिव। ललित पंडित है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे नोएडा संबंधित। जी बिल्कुल, जनपद के अंदर पहला ऐसा मामला है जहां पर एक विदेशी नागरिक को कोरोना संक्रमित पाया गया है। एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्र है जो कोरोना संक्रमित युवक है और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पाकिस्तान का रहने वाला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 में छात्र रह रहा था। इसको तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही इसका उपचार किया जा रहा है। जो यहाँ पर पहली चीज जो जनपद के अंदर देखने को मिली है कि पहला विदेशी नागरिक है जो कि कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई थी और ये अल्फा 1 ग्रेटर सेक्टर अल्फा 1 का निवासी है। सेक्टर अल्फा 1 को भी दोबारा से सील कर दिया गया है और वहां पर जो अनाउंसमेंट जनपद को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराया गया कि अगर किसी भी तरह किसी को आवश्यकता होगी तो उसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग या जिलाधिकारी की तरफ से पूरा अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। अगर किसी भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी तो उसके लिए जो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है क्या? शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। बिजनौर से फैजल जुड़ गए हैं। फैजल,
बिजनौर के क्या हालात हैं? 11 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात करें टोटल कोरोना केसेस की, तो 32 केस कोरोना बिजनौर में अब तक हैं, लेकिन 20 लोग जो ठीक होकर घर जा चुके हैं और इसमें एक डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब फिलहाल 11 केस हैं। एक्स्ट्रा जो 10 से 11वां जो केस है वो डॉक्टर के परिवार का केस है, जो उनकी भतीजी है, उसे भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर 11 की संख्या हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया। देखिए, बदायूं से सुनील मिश्रा हमारे साथ हैं। सुनील, बदायूं की तस्वीर क्या है? देखिए, दरअसल अभी तक जो रिपोर्ट्स आई उसमें 16 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दूसरी तरफ जो 11 एक्टिव केसेस रह गए बदायूं में इस समय वर्तमान स्थिति ये है। वहीं देर रात जो है एक महिला प्राइवेट लैब बरेली में पॉजिटिव बताई जा रही है, लेकिन उसका सैंपल दोबारा भेजा गया है सूचना पर, जिसके बाद अगर वो पुनः रिपोर्ट आती है उसके बाद ही पुष्टि होगी कि वो पॉजिटिव है। क्योंकि प्राइवेट लैब में बरेली पिछले दिनों एक महिला और उसका बच्चा पॉजिटिव आया था, उसके बाद नेगेटिव हो गया था। तो ऐसी स्थिति में डीएम ने दोबारा जो है उसकी जांच रिपोर्ट भेजी है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका भी फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बदायूं से लेकर आप बात बरेली की कीजिए, सब जगहों पर अब नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से जनपदों के अंदर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इस बीच आपको बता दें, 65 से ज़्यादा जिले इस वक्त प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश के। और ऐसे में एक तरफ जहां चैलेंज ये है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ अभी जो नए केसेस लगातार सामने आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी एक बड़ा चैलेंज है। सिद्धार्थनगर से उमर सिद्दीकी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उमर, सिद्धार्थनगर के क्या कुछ हालात है, क्या ताजा अपडेट है, वहां पे कितना आंकड़ा पहुंचा संक्रमण का और क्या कुछ इंतजामात हैं संक्रमण से निपटने के लिए? Thanks for your call. अमेठी में 3 कोरोना संक्रमित मिलने पर प्रशासन ने कमर कस ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य है। जिले में मास्क नहीं लगाने वालों को सामान नहीं मिलेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन में छूट मिलते ही बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है। प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सचेत कर रहा है। शिवरतनगंज थाने की रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी ने इन्होना कस्बे में अलर्ट किया है। देखिए, यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी भूल है और लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर रियायतें दी गई हैं तो इन रियायतों के जरिए अपनी जान पर खतरा ना मोड़ें। क्योंकि देखिए, वो अपनी जान पर खतरा मोल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर इसी तरह भीड़ लगाई तो हमने जो 40 दिनों तक घर में रहकर एक संघर्ष किया, उस संघर्ष पर पानी फिर जाएगा और 40 दिन की तपस्या के बाद में ये भारी भीड़ एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का सिलसिला जितनी तेजी के साथ शुरू करेगी वो नियंत्रण से ही बाहर हो जाएगा। इसलिए पहले लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। खबर वाराणसी से है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को भेजा जा रहा गृह राज्य। झारखंड और राजस्थान के लोग आज वाराणसी से रवाना हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज बसों से भेजा जा रहा है गृह राज्य। बस की रवानगी से पहले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई। किसी भी यात्री से नहीं लिया जा रहा कोई भी पैसा। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने घर जाने के लिए आवेदन किया था, जिनको उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बस की रवानगी से पहले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं और अब अगर हम अपने ऊपर ही काबू नहीं रखते हैं तो इसी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का हम भी शिकार हो